नंबर 7 6 तक हो गया कंप्लीट। सिक्स तो कल कर लिया था ना पूरा, कंक्लूजन भी लिख ली थी मेरा ख्याल है। जी जी सर, तो फिगर्स थोड़ी सी बता दूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा तो है ना सबने? मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ साइलेंट है, आपको भी ऐसे ही लग रहा है सर? सफ़ा नंबर सर, क्वेश्चन नाम जी। ऑल स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? जी क्वेश्चन में टैक्स रेट क्या था? शुक्र अल्लाह का सर, शुक्र है, इतना तो देख लिया जी। रिक्वायरमेंट देख के बताएं करना क्या था। वंस अगेन मेरा ख्याल है कि 2 साल बाद खड़े हैं हम, रिमेनिंग 3 साल रहते हैं, तो कुछ थोड़ा थोड़ा उसी तरह का था। कंटिन्यू करें रिमेनिंग 3 इयर्स या क्लोज कर दें। ये आवाज़ ठीक है, ज़रा चेक कीजिएगा ज़रा ऑनलाइन वाली, सही। तो आ जाए ज़रा फर्स्ट ऑप्शन, अगर मशीन बदलें। अब देख लिए, मैं पॉइंट वाइज चलिएगा, मतलब मैं जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अटैम्प्ट किए हो या नहीं? तो फिर ज़रा पॉइंट वाइज चलते हैं, सारे डिस्कस भी हो जाएंगे, जहाँ जहाँ इश्यूज़ हम फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि रिप्लेस करनी है मशीन और रिमेनिंग 3 इयर्स कंप्लीट करना है। तो बताएंगे नीचे हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, जहाँ नीचे ज़रूरत पड़ेगी ऊपर जाएंगे। ये पता है क्वेश्चन कैसे बना हुआ है? एक तो ओरिजिनल एस्टीमेट्स हैं और फिर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। हमने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस वक्त करनी है। हाँ, अगर उस ऑप्शन 1 2 में कोई डाटा की ज़रूरत है ओरिजिनल में, तो वहाँ से फिर हेल्प लेनी है। तो ऑप्शन 1 में ज़रा देखें, बताएंगे कोई रेलिवेंट कैश फ्लो पॉइंट 1, ऑप्शन 1.1। ना करें सर, असल में नई मशीन कितने की है? 160 की नहीं, 160 की बराबर। पुरानी जाएगी, पुरानी के बदले कैश आएगा। एक्सचेंज महसूस हो रहा है, एक्सचेंज महसूस हो रहा है। तो ट्रेड इन अलाउंस है कुछ इनमें? ट्रेड इन वैल्यू लिखा हुआ है, ट्रेड इन ओल्ड मशीन कितने की ट्रेड इन होगी? तो इसका मतलब नई मशीन के बदले पुरानी मशीन दे के 60 मिलियन नहीं देना पड़ेगा। पुरानी मशीन दे के पुरानी मशीन 60 मिलियन पे ट्रेड इन हो जाएगी। पैसे कितने देने पड़ रहे हैं? 100 मिलियन की नई मशीन है। तो असल में इसकी एंट्री है, मशीन डेबिट है 160 से, कैश क्रेडिट है 100 से, और ओल्ड मशीन क्रेडिट हरगिज़ नहीं है, ये डिस्पोजल अकाउंट है। ओल्ड मशीन क्रेडिट होती है WDV से, ये कॉस्ट है। लेकिन हम बना रहे कैश फ्लो, 160 से आउटफ्लो नहीं है, 100 आउटफ्लो है। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन कोई कैलकुलेट करनी पड़ जाती तो 160 पे डेप्रिसिएशन आनी थी। डेप्रिसिएशन की ना कहाँ और ना क्यों ज़रूरत पड़ी? यहाँ आनी नहीं थी और टैक्स की वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, टैक्स फ्री जोन था। तो आपके सवाल में शायद 60 मिलियन का कुछ भी नहीं हुआ, वरना इस 60 मिलियन को कंपेयर होना चाहिए था WDV ऑफ एसेट से, और गेन लॉस का फिर पता चलना था। एक सेंटेंस छोटा सा लिख लें, ये ट्रेड इन वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। लिख लें जरा, 60 मिलियन कहीं ढूंढ के, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन।
बल्कि यार WDV की ज़रूरत पड़ी है आपको यार? हाँ जी, हमने बताया ही नहीं है, कहीं एक जगह जाके ज़रूरत पड़ी है। ये पॉइंट नंबर 1 पूरा करें ज़रा, ये 5-10 मिनट ज़रा लगा लें सही तरह यार, अगर कोई इश्यूज़ हैं 1 मिनट रिजॉल्व हो जाएगा। ये दरवाज़ा बंद करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 के एंड पे है, एंड पे कोई रेजिडुअल वैल्यू है? एंड पे कोई रेजिडुअल वैल्यू है सर? कितनी? WDV पे बेचेंगे, 15% प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे, तो अब WDV आपको निकालनी पड़नी थी, तो WDV कैसे निकालेंगे? 160 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3 साल है बैस रिमेनिंग, तो 3 साल के बाद WDV निकाली और उसमें फिर 15% ऐड क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट पे बेचने का रहा, इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा होगी WDV से, तो इसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ी शायद ताकि आप मशीन की रेजिडुअल वैल्यू का इनफ्लो अपने क्वेश्चन में कंसिडर कर सकें। अब जो आंसर लिखा उसमें ये नीचे लिखी हुई फिगर, ये डेफिनेटली मशीन के सामने भी लिखी जा सकती है। ठीक है सर? तो पॉइंट 1 में कोई और इशू? आगे आए पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 करवाएं, ऑप्शन 1 हो रही है, ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें क्या किया। ZL can negotiate a contract with an existing customer to sell the existing stock of Zing at 85% of the prices based on original estimates। जी वापस जाएं ज़रा, आपको स्टॉक बचा हुआ था कितना? पॉइंट नंबर बताएं। पॉइंट नंबर 5 ऊपर वाला पढ़ें। अब ज़रा 1 सेकंड, सॉरी ज़रा दोबारा काइंडली पढ़ें। हर साल की प्रोडक्शन 40,000, हाउएवर लेकिन सेकंड ईयर में सिर्फ 15,000 सेल हुआ था, स्टॉक बचा होगा 25,000 किस वक्त? ईयर 2 के एंड पे। डन सर? अब यकीनन उस 25,000 में से सारा स्टॉक बिकना है, सारा ही बिकना है, तो सेल द एग्जिस्टिंग स्टॉक, लेकिन कितने पे बिकना है? ओरिजिनल एस्टिमेट्स। अब ये ज़रा दोनों को सेल प्राइसेस थी, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 6 ढूंढना है। हाँ जी, ये लेकिन सेंटेंस ध्यान से पढ़ने वाला है। सेल प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर 1500 with an annual increase of 10%। जी कैलकुलेटर उठाएं। 1500 तो किस साल की फिगर है? इन्फ्लेशन लगाएं, इंटू 1.1 करें। एक दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें? एक दफ़ा करने से क्या हुआ? ये 2 के एंड की फिगर आ गई, लेकिन क्या इसी पे बेचना है? ये 85% पे, इसको 85% करें, फिर मल्टीप्लाइड बाय 25,000 करें। और अब मेरा सवाल, आंसर आ गया जो आ गया, मेरा सवाल अब गौर से सुने, तो पारा पढ़े पॉइंट नंबर 2 देख के, ये कब बेचना है? आज को ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करना है। ये लग नहीं रहा कि ये हमने को ईयर 3 में बेचना है। ये अगर रिप्लेस मशीन करेंगे और नई मशीन लेके ऑपरेट करेंगे तो ये शायद अभी बेचना है। अब अभी बेचने का मतलब क्या हुआ? ईयर 2 के एंड पे कह लें या ईयर 3 के स्टार्ट का मतलब हम ईयर 0 में लिख रहे हैं सर। ये तीसरे साल बेचना है या अभी बेचना है? ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में नहीं पता मेरा ख्याल गिवन है, पढ़े जरा सेंटेंस पॉइंट आउट। ZL कैन निगोशिएट a contract with an existing customer to sell the entire stock based on original estimates। ठीक है, तो महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे ही रिप्लेस करना और उसकी जगह नई मशीन लेनी है तो इस पुराने स्टॉक ने बिक जाना है। इसलिए और गौर से एक बात सुने,
इन्फ्लेशन भी आपने सिर्फ 1 साल के लिए, ये ईयर 2 के एंड पे आपने वर्किंग की है। अगर फॉर एग्जांपल ये ईयर 3 में कहीं बिकना होता तो ईयर 3 का मतलब ईयर 3 का मतलब 2 साल बाद, तो फिर शायद इन्फ्लेशन भी 1 साल ज़्यादा लेता है। जी ज़रा एक नज़र देख लें। जी अगर इसको बेचने का कोई ख़र्चा हो तो वो डेफिनेटली लेस होना, अगर हो। लेकिन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, क्या इसको बनाने का ख़र्चा हो चुका है? तो अब हम ये बेचें या ना बेचें, बना तो चुके हैं निशान साहब। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ अनदर थिंग। क्या बेचने से बनाने का ख़र्चा होगा या बनाने का ख़र्चा हो चुका है? नहीं, इस वक्त आपसे एक सेकंड डिस्कस नहीं कर रहा मैं ज़ीशान से, वैसे आपसे बाद में पूछता हूँ। मुझे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ सेल भी तो कंसिडर होनी चाहिए। पहली बात, ये कॉस्ट ऑफ सेल मुनासिब वर्ड ही नहीं है यहाँ। ये इनफ्लो मैंने लिखा है या सेल मैंने लिखी है? मैंने इनफ्लो लिखा है। क्या अगर रिप्लेस करेंगे तो सेल होगी? सेल होगी, लेकिन क्या बनाने का खर्चा भी होगा या हो चुका है? वो तो हो चुका है। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो तो यकीन कॉस्ट ऑफ सेल लेस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो हम बना चुके हैं, वो खर्चा हो चुका है। क्या ये स्टॉक पड़ा? बना चुके हैं, सिर्फ क्या रहता है? बेचना रहता, तो बेचने का इनफ्लो होगा अगर हम ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे। ठीक है ज़ीशान साहब? जी 1 to 3 में कौन सी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट कौन सी माइनस करते हैं, जो हो चुकी होती है या होनी होती है? ये आपको पता है? वैसे ये मैं पिछले दिनों में ये जो खर्चे माइनस कर देता हूँ ये हो चुके होते हैं, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जी एनी अदर कन्फ्यूजन? जी पॉइंट नंबर 3 स्पीड अप हो जाए। पॉइंट नंबर 3 जी, इसकी वर्किंग कर देंगे, कर लिए या कोई करूँ मैं? अब देख लें कि जहाँ टाइम बचाने की ज़रूरत है, बच सकता बचा लें। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये करना है। एनी कन्फ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ आप भी बताते जाएं ज़रा, अगर वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग में इशू है तो बता दें। अब डेफिनेटली शॉर्टकट हो सकता है, एक्सप्लेन हुआ हुआ है, एक लाइन में हम कर लेते होते हैं। अगर आपने भी कर लिया तो ओके है, कोई वर्किंग डेफिनेटली देख के अपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर मैच होना चाहिए, बाकी वर्किंग अगर एक्सप्लेन हुई हुई है तो शायद अच्छा है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है। एनी कन्फ्यूजन इन द फाइनल फिगर्स? वेरिएबल कॉस्ट किस जगह पे बात कर रहे हैं जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पॉइंट को ज़रा थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर लें, मैं खुद बताता हूँ। जी ठीक हो, ठीक। मुझे ज़रा एक आध दिन शायद और दे दें आज का, या ये नोट कर लें यहाँ ज़रा, फिर मुझे याद करवाना अगर मेरे जहन में ना रहा। जी सर जी बता दें आगे यार। पॉइंट नंबर 3 ओके। पॉइंट 4 अब बता दें, फिर ज़रा बोर्ड पे ज़रा देखें। सेल हो गई, सेल की वर्किंग हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट, रेंट, अदर फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इग्नोर हो गई है। ज़रा वर्किंग कैपिटल ढूंढना है। वर्किंग कैपिटल कहीं काइंडली ढूंढना है। वर्किंग कैपिटल कुछ याद है? कहाँ है पॉइंट नंबर? ऊपर वाला 3 पढ़े जी। एक्सप्लेन कर दिया वैसे उसने। ये पहला 20 मिलियन क्यों नहीं लिखा आपने? वो तो हो चुका होगा, लेकिन क्या अगर ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे तो 5वें साल के एंड पे
100% रिकवर हो जाएगा। अगर वो ना बताता, हम अज्यूम करते शुरू में नेगेटिव, एंड में पॉजिटिव, लेकिन वो कहता है कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे, कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे, कब रिकवर होंगे। ईयर 5 मीन्स हमारे लिए ईयर 3 में पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये 20 मिलियन जो है, अब ये संक हो चुका है, ये इन्वेस्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे तो 5 मिलियन रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा चलो आगे पर, ऑप्शन 2 में है। अच्छा सवाल है, प्लीज़ आई होप कि आपने किया होगा यार, अल्लाह करे। ये पॉइंट 1 मेरे ख्याल सेम ही है तकरीबन। हाँ जी, लेकिन 80% शायद बिकेगा, उसी तरह ही हुआ। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, मशीन कितने की बिकेगी? 50 मिलियन इनफ्लो आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल कितना रियलाइज होगा? ठीक है सर, लेकिन ऊपर कोई रेंट ढूंढना ज़रा। अब ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करना है आपने, जो कल सवाल किया है और आज जो है, लेकिन पहले पढ़ना है। ये कल वाला क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना था, उसमें भी एक चीज़ है, लेकिन वो शायद डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एक मिनट ज़रा, एक कल वाले क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बताएं, रेंट वाला। रेंट ऊपर 6 लाख था, नीचे 0.5 है। एक नज़र ज़रा कल वाला भी पढ़ें, आज वाला भी पढ़ें, कल वाला भी रिकॉल करें बग़ैर आंसर देखे, और आज वाला भी बग़ैर आंसर देखे बताएं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं तो 3 महीने नोटिस पीरियड देना है। मेरी तरफ देख के ज़रा सुने, नोटिस पीरियड क्या होता है, गलत अगर बताऊँगा तो बताना आपने। नोटिस पीरियड पहले दिया जाता है या महीने एंड होने के बाद दिया जाता है? नोटिस पीरियड पहले होता है, वो महीने बाद में गुजरते हैं जिन महीनों का नोटिस पीरियड होता है। अब इधर है, नोटिस पीरियड है यहाँ भी। पॉइंट नंबर 4 सेकंड सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 7, एवरी अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट वुड इंकर अ पेनल्टी इक्वलेंट टू। अब नोटिस पीरियड बेटा होता है कि हमने बताया पहले, उसके बाद वाले महीने आने हैं। तो अब अगर पिछले सवाल में देखें, एक सेकंड जाए जरा, सेकंड ईयर के एंड पे खड़े हैं, तो अगर सेकंड ईयर के एंड पे बिजनेस बंद कर रहे हैं और नोटिस पीरियड दे रहे हैं, तो अगले साल के फिर 3 महीने आ जाएंगे। तो अगले साल के 3 महीने का मतलब हमने पहले फिर थर्ड ईयर का रेंट निकाला था और उसका 3/12 किया था। अब पेनल्टी देनी है, डेफिनेटली वंस अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई, हम इस वक्त कोई कॉन्सेप्चुअल बहस कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन शायद थोड़ा सा डिफरेंस वैसे है। तो अब सवाल शायद आप कहिए कि ये किस साल के 6 महीनों की पेनल्टी देनी है। तो आपका क्या ख्याल है? अब नॉर्मल की बजाय हम इन्हीं वर्ड्स के अंदर अंदर रह के कोशिश करते हैं। दूसरे साल के एंड पे खड़े हैं, खड़े यहाँ भी दूसरे साल के एंड में है, वहाँ भी फ़र्क है। वहाँ नोटिस पीरियड है जो पहले होता है और बाद के महीने, यहाँ अब पेनल्टी देनी है। लेकिन वंस अगेन आई मस्ट से कि अगर फॉर एग्जांपल आप थर्ड ईयर के पहले 6 महीनों की वर्किंग कर लेंगे तो वो कोई गलत वाली बात नहीं है। इतना सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जस्ट ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कौन से, क्योंकि इसने स्पेसिफाई एग्जैक्टली नहीं किया है, तो सेकेंड ईयर के रेंट की 6 महीने की बहस हो रही है या थर्ड ईयर के रेंट के 6 महीने की बहस हो रही है। मेरा ख्याल इसमें बस हमारा इख्तलाफ है। आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, अगर मेरे नज़दीक अगर आपने थर्ड ईयर का भी कैलकुलेट किया है तो वो गलत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली फिगर हमारी आंसर से मैच नहीं होगी, वो एक अलग बहस है। अब आंसर डेफिनेटली किसी एक तरीके से तो बनाया जाना है। तो एग्जामिनर ने क्या अज्यूम किया कि जिस साल के एंड पे खड़े हैं उसी साल की पेनल्टी दे के बस ख़त्म है। पेनल्टी
लेकिन ये बहरहाल क्लियर, आई होप के नोटिस पीरियड से थोड़ी सी डिफरेंट है। बस फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने पे ज़रा अप्लाई कर लें, वैसे आप अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कमिटमेंट को पूरा किए बगैर भाग रहे हो और आपसे कोई आपके बिल्डिंग का ओनर जो है पेनल्टी ले रहा हो, तो उसी दिन आप दे के ख़त्म करेंगे, या ये एक तो अगले साल। हाँ नहीं वो ठीक है आपकी बात, नहीं यहाँ वो नहीं है। यहाँ जब भी इंफॉर्मेशन ना हो, ये हमेशा हमने अज्यूम किया कि जिस वक्त का एक्सपेंस उसी वक्त पे हुआ है, ये इसी मतलब पेमेंट तो इधर ही आनी, पेमेंट तो ईयर ज़ीरो में ही है, पेमेंट ईयर ज़ीरो में ही है। हाँ अगले साल के 6 महीनों की पेमेंट इस वक्त है या इसी साल के 6 महीनों की पेमेंट है, मेरे ख्याल हमारी बहस या हम इसमें कंफ्यूज हैं। ये बात ठीक है मेरी? तो फाइनल बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आपने पहले आंसर देखा है या पहले सॉल्व किया? अगर तो आपने आंसर देखा है फिर आपको बाद में याद आया होना है, अल्लाह करे आपने पिछला सवाल देखा हो। लेकिन अगर आपने सॉल्व किया किसी ने बगैर आंसर देखे, तो आपने क्या किया था? यानी कि अपने थर्ड ईयर के बेस पे की। तो मेरे भी कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, थर्ड ईयर के बेस पे भी किया जाए तो वो गलत वाली बहस नहीं है, क्योंकि ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि किस साल के 6 महीनों का रेंट पेनल्टी में देना है। तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हमारा एक पॉइंट 1.1 मिसिंग है, बस 1.1 ही है वैसे। अगर फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर का रेंट है तो फिर एक दफ़ा 1.1 इसलिए होगा क्योंकि रेंट मेरे ख्याल फर्स्ट ईयर का है 5 मिलियन। कहाँ पे है एनुअल रेंट, सब्जेक्ट टू एन एनुअल इंक्रीज, ठीक है देख लें। तो अगर इसमें इख्तलाफ है तो मैं अपना इख्तलाफ वापस ले सकता हूँ, ये कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। ये ठीक है ज़िशान, डेफिनेटली हो सकता है। जी मुझे कहा जा रहा है सर ओवरहॉलिंग क्यों नहीं आई वर्किंग में थर्ड ईयर वाली फर्स्ट पॉइंट में? ये कौन सा फर्स्ट पॉइंट है? जी आप लोग बताएंगे ओरिजिनल एस्टीमेट्स में 25 मिलियन क्यों नहीं आया? वो मशीनरी ओवरहॉल करवानी कब थी? एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर बेटा वो शहरियार मशीन ही नहीं रही, उसकी जगह नई मशीन रिप्लेस करके हमने अगले 3 साल गुजारने हैं, ठीक है शहरियार जी। एनी अदर इशू प्लीज़? वाकई जो भाई आज फर्स्ट डे नजर आया उसने भी कहा नो इशू। जी क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं जी। ये अफसर जब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप हर क्वेश्चन को हल्का फुल्का ही महसूस करेंगे, लेकिन इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हुए थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा सीरियस होने लगे। एक्स्ट्रा सीरियसनेस समझ आ गई है सर? जी सर वाई नॉट सर। मैं जब क्लास में एंटर होता हूँ तो अक्सर मुझे महसूस होता है कि आज छुट्टी है। आहिस्ता आहिस्ता लगता है आपको मैसेज पहुँचता है कि आज छुट्टी नहीं, आ ही जाऊँ। बंद कर ये जी सर। क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ सर एल्यूमिनियम लिमिटेड। इंटरेस्टिंग सवाल है सर, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक एंजॉय करेंगे।
Aluminium Limited, जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब रेडी is engaged in the manufacture of product GH which require 1 unit of a single raw material PQR. The manufacturing of PQR is currently outsourced under a contract which is expiring shortly. जी सर, यहाँ तक ज़रा ट्रांसलेशन. फिनिश गुड्स का नाम क्या है? GH को बनाने में क्या इस्तेमाल हो रहा है? और GH का अगर 1 यूनिट बनाना है तो रॉ मटेरियल का भी 1 ही चाहिए. क्या 1 से ज़्यादा यूनिट्स भी चाहिए हो सकते हैं? 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 5 kgs, 0.5 kgs. लेकिन यहाँ क्या है? क्या 1 और क्या भी 1? एक रॉ मटेरियल का यूनिट PQR और उसी से एक GH का यूनिट बन जाएगा. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PQR इज करंटली आउटसोर्स्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सपायरिंग शॉर्टली. का मतलब क्या PQR खुद बना रहे हैं? बनवा रहे हैं. PQR क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल बाहर से बनवा रहे हैं और वो बनवाने वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टली ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है. रॉ मटेरियल बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है. द मैनेजमेंट ऑफ AL मीन्स एल्यूमिनियम लिमिटेड has decided to set up an in-house manufacturing facility for the production of PQR instead of renewing the existing contract of a supply on its expiry. मैनेजमेंट क्या सोच नहीं, बल्कि मैनेजमेंट ने सोच ली है. मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं रॉ मटेरियल की, रादर दैन के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई को रिन्यू करवाया जाए. बाहर से ख़रीदने की बजाय रॉ मटेरियल खुद से बनाने की ख्वाहिश का इजहार हो गया है. इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग 2 प्रपोजल्स एट करंट प्राइसेस हैव बीन फॉरवर्डेड फॉर इवैल्यूएशन. इन हाउस मनाने का डिसीजन हो चुका है, हैज़ डिसाइडेड. अब आपसे 2 प्रपोजल्स का डिसीजन करवाया जा रहा है. करंट प्राइसेस का मतलब मेरी तरफ देख के बताएं, और आज का मतलब ईयर 0. प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, किस चीज़ की प्रपोजल्स हैं ये? इन हाउस नहीं ना इन हाउस करवाएं प्रपोजल 1 और रिन्यू करवाएं प्रपोजल 2. रिन्यूअल बहस में नहीं है. इन हाउस बनाने की एक प्रपोजल 1 भी है और इन हाउस बनाने की एक प्रपोजल 2 भी है. पढ़ लें ज़रा पिछला पैराग्राफ सही तरह. द मैनेजमेंट ऑफ AL हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ PQR instead of renewing the existing contract on the its expiry. In this respect, किस respect में? Following 2 proposals at current prices have been forwarded for evaluation. Proposal 1, Proposal 2. Proposal 2 के साथ ज़रा एक परचेज कॉस्ट का वर्ड ज़रा मिसप्रिंट हुआ हुआ है. ये परचेज कॉस्ट असल में एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ये नेक्स्ट लाइन में है, थोड़ी सी ज़रा वो सेटिंग लिखते हुए आगे पीछे होगी. ये जो नीचे वाली लाइन में लिखा नहीं हुआ इंक्लूडिंग सेटअप कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट उससे पहले है. तो आपके पास भी ऐसे ही है, ये थोड़ी ज़रा सेटिंग ठीक कर लेना. परचेज कॉस्ट जो है ज़रा प्रपोजल 2 के साथ ज़रा मिल गई है, उसको ज़रा सीधा कर लेना, उसको ज़रा एंटर दबा दें. जी सर, प्रपोजल 1 में बल्कि थोड़ी और सेटिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं साथ साथ देखिएगा सर सेटिंग प्रॉब्लम्स इसमें एक दो. 35 लाख क्या है? परचेज कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट मतलब लगाने का खर्चा. प्रपोजल 2 में क्या है?
यूजफुल लाइफ और नोट जो वर्ड है ये भी काइंडली सॉरी इसके नीचे आना है। जी व्हाट इज द यूजफुल लाइफ? 3 years एंड 5 years, और उसका फिर एक नोट भी है, वो जब नीचे पहुंचता तो पढ़ेंगे। रेजिडुअल वैल्यू प्रपोजल 1 में कितनी है? नील। प्रपोजल 2 में कितनी है? अगले वर्ड्स एनुअल प्रोडक्शन काइंडली ज़रा अगली लाइन में ज़रा कैपेसिटी से पहले लिख लें, बस उसके बाद इंशाल्लाह ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। जी प्रपोजल 1 में प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, प्रपोजल 2 में ये लिख लिया सही? आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा है। प्लांट ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी? 90,000 और 70,000 पर मंथ है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 13,80,000 है और 12 लाख है। नोट का वर्ड 2 जगह है, यूजफुल लाइफ के साथ भी और रेजिडुअल वैल्यू के साथ भी। गौर से पढ़ें नोट। अंडर प्रपोजल 1 ऑन कैरिंग आउट अ मेजर ओवरहॉल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹13 लाख एट करंट प्राइसेस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्या मतलब? प्रपोजल 1 में अगर हम कोई मेजर ओवरहॉल करवा लें किस वक्त? 9 सेकेंड ईयर के एंड पे। कितने पे? लेकिन वो 13 लाख आज के मुताबिक 2 साल बाद खर्चा होना है। ये वर्ड समझ आते हैं मेरे? आज खड़े होके सोचें तो 2 साल बाद 13 लाख का खर्चा होना है ओवरहॉलिंग पे। इससे क्या होगा? कॉमा यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल द प्लांट वुड इंक्रीज टू 5 years एंड ₹5 लाख एट करंट प्राइसेस रिस्पेक्टिवली। मैं 1 मिनट रुकना चाह रहा हूँ, अब ये नोट पढ़ें, मेरे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दें। नहीं वो तो कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो लिखा है पहले ये तो समझ लेना। प्रपोजल 1 में इस वक्त लाइफ क्या है? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? नील है, नहीं है। लेकिन अगर 2 साल बाद ओवरहॉलिंग हो जाए तो लाइफ 5 साल से बढ़ जाएगी, 5 साल तक बढ़ जाएगी, 2 साल और हो जाएगी, और फिर 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू 0 की बजाय 5 लाख होगी। आज के मुताबिक 2 साल बाद 13 लाख का खर्चा है और आज के मुताबिक 5 साल बाद 5 लाख मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन इग्नोर कर दें तो 13 लाख का खर्चा होगा ओवरहॉलिंग पे और 5 लाख मिलेगा रेजिडुअल वैल्यू का 5 साल बाद। लेकिन क्या इन्फ्लेशन इग्नोर कर दें? ये बात मैंने की नहीं। अगर कर दें तो करना क्या है इंशाल्लाह वो आप बताइएगा। जी ओके, यहाँ तक अदर इंफॉर्मेशन सर। Existing demand of GH. Who is GH? Finished goods. Is 7,500 units, which is expected to be by 5% every year. Existing का मतलब बताएं, अभी का मतलब बताएं। मौजूदा डिमांड। ईयर 1 की डिमांड। ईयर 1 का मतलब क्या होता है? 1 साल बाद। एग्जिस्टिंग इस वक्त डिमांड कितनी है और वो हर साल कितनी बढ़ेगी। नंबर 2, इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज ऑफ PQR। ऊपर देखें टेबल जरा। एक प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, नहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी यार 90,000 पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 90,000 रुपया पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी। 10,000 यूनिट्स और 9,000 यूनिट्स एक एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लेकिन वो कहता है अगर इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज ऑफ PQR, अगर सब कुछ ना बना पाए, इट वुड बी परचेज्ड फ्रॉम मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 550 पर यूनिट एट। ये बार बार करंट प्राइस का मतलब ये विदाउट इन्फ्लेशन है। बार बार आपको बताना चाह रहा है आज की फिगर्स हैं, इन्फ्लेशन अभी नहीं है।
ये क्वेश्चन करते हुए या करने के बाद फिर मैंने अपने पिछले सवाल बल्कि आपसे कहूँगा ज़रा एक दिन बैठ के ज़रा रिवाइज़ करें, क्योंकि ये ज़रा कन्फ्यूजन रहती है कि ये ईयर 1 और आज में कोई फ़र्क है या नहीं है। तो बहरहाल अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल भी आपके पास टाइम होगा ज़रा एक्स्ट्रा, तो ज़रा पिछले क्वेश्चन भी साथ रिलेट होने चाहिए कि किस सवाल में कैसे किया और क्या लॉजिकली ठीक किया या नहीं किया। जी ये क्या पॉइंट नंबर 2 में बताया भाई? तो फिर मार्केट से ख़रीद लेंगे, फिर मार्केट से ख़रीद लेंगे। पॉइंट नंबर 3, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट करंट प्राइसेस एट प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2 आर 400 पर यूनिट एंड 380 पर यूनिट। पॉइंट नंबर 3 ज़हन में रख के ज़रा 2 दोबारा देखें, क्या असूलन ख़रीद लेना चाहिए? असूलन तो बनाना सस्ता लग रहा है, देखा सर, ख़रीदना महंगा लग रहा है, तो जब तक शायद शॉर्टेज ना हो ख़रीदने की तरफ नहीं जाना बनता। डेप्रिसिएशन वुड बी प्रोवाइडेड on straight line basis and accounting depreciation is assumed to be same as tax depreciation. Number 5, inflation rate is estimated at rupees which is applicable from, अगर ये लाइन बोर्ड पे देखें ना भी हो, which is applicable from year 1 और करंट प्राइसेस हैं, तो क्या पहले साल की फिगर लिखते हुए भी इन्फ्लेशन लगाएंगे? अगर करंट प्राइसेस हैं और ये लाइन ना भी हो तो क्या ईयर 1 की फिगर लिखते हुए इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे? यस सर, यस सर, ईयर 1। कभी कभी आपने जब क्वेश्चन किया तो वो ईयर 1 की फिगर्स बताता है, फिर आप इन्फ्लेशन कब से लेते हैं? ईयर 2 से। हाँ लेकिन अब उसने बिल्कुल ही क्लियर कर दी है, क्या ईयर 1 वाली फिगर्स इन्फ्लेट करेंगे? सर भाई ने एक और बात कर दी है, फ्रॉम ईयर 1 का मतलब फाइनल करें, पहले साल से, यानी कि दूसरे साल से, पहले साल से, विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम पहले साल से, यानी कि दूसरे साल से इन्फ्लेशन लेंगे, पहले साल से लेंगे यार। तो ईयर 1 में इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेंगे, ये तो लिखा है फ्रॉम ईयर 1, इसीलिए तो लेंगे, से लेंगे, पहले साल में भी इन्फ्लेशन लेंगे। नो नो नो, पहले साल से ही लेंगे, में नहीं लेंगे। चलो हम से ही ले लेंगे, अगर मैंने में बोला भी तो आप से ही लीजिएगा। फर्क है वैसे, मैं पहले साल में पढ़ूंगा और मैं पहले साल से पढ़ूंगा। नहीं सीरियसली आपकी तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहले साल में पढ़ूंगा और मैं पहले साल से पढ़ूंगा। नहीं यार, यानी कि मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ूंगा और मैं का मतलब मैं एक साल के एक दिन पढ़ूंगा। ये कौन सी रॉकेट साइंस है भाईजान? मैं पहले साल में पढ़ूंगा तो इसका मतलब पहले साल में किसी एक दिन पढ़ूंगा। मैं पहले साल में पढ़ूंगा, जान ना छुड़ाएं, आप मैं कहें या से कहें, बात एक बन रही है। जी आप पहले साल से पढ़ेंगे, पहले साल, आप पहले साल से। चले छोड़े सर, करते हैं। नंबर 6, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज .7 सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी लास्ट सेंटेंस, assume otherwise stated, all cash flows arise at the end of the year। जी सर पढ़ें, बताएं क्या करें? जी बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करें। खरीदें या बनाएं, ये है बेस्ट कोर्स। कैसे बनाएं ये फैसला होना है, प्रपोजल 1 से बनाएं या 2 से बनाएं, ये डिसीजन हो चुका है कि बनाना है। हाँ प्रपोजल 1 से बनाएं या प्रपोजल 2 से बनाएं, ये हमें कैसे पता चलेगा? एनपीवी से वर्किंग करेंगे, जहाँ आंसर बेहतर होगा वहाँ चूज़ कर लेंगे। प्लीज़ बनाना या आउटसोर्स करना डिसीजन हो रहा है, देख लें, तसल्ली से देख लें।
बनाना है, मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया है। प्रपोजल्स जो 2 कंसिडर हो रही हैं उनमें से मैनेजमेंट बेस्ट कोर्स ढूंढना चाहती है। फॉलोइंग प्रपोजल्स हैव बीन फॉरवर्डेड फॉर इवेल्युएशन। जी सर, क्या करेंगे हम? इवेल्युएट कैसे करेंगे? कितनी वर्किंग्स होंगी? किस किस की? प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। चलें सर जी, क्वेश्चन होने लगा बहुत सीरियस। बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन? जी सर, बिजनेस नेम? जी फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लिखवाएं, इवैल्यूएशन प्रपोजल्स। ऐसे ही हो गया। पहली सब हेडिंग लिखवाएं, प्रपोजल 1। जी प्रपोजल 1 में कॉलम्स कितने बनाओ? जी सर, चलें ईयर 1 छोड़ दें, सॉरी ईयर 0 छोड़ दें। वैसे कितने होने चाहिए? लाइफ 3 साल या 5 साल? पढ़ लें सही तरह। 3 साल तो है, लेकिन ओवरहॉलिंग करवानी है। सही है। कितने कॉलम बनाऊं? एक ईयर 0 हो जाएगा, बाकी बता दें कितने बनाए। डन सर जी। फर्स्ट रेलिवेंट फिगर ढूंढें। अगर प्रपोजल 1 पे अमल दरामद करें तो क्या होगा? कितने का खरीदना होगा? कहाँ लिखूं ये 35 लाख? ईयर 0 पे नेगेटिव लिखना है, लेकिन क्या सवाल में टैक्स इन्वॉल्व है? देयरफॉर एहतियात रखनी है। ये जो आपने जैद वाला क्वेश्चन किया है उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए फिगर्स जिस भी तरतीब में आ जाए चलेगा। लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो प्लीज़, फिर हमने डिसाइड किया था कि टैक्स के साथ मिक्सअप ना हो जाए चीज़ें, तो हाफ तकरीबन पेज छोड़ दें। काफ़ी फिगर्स हैं, कोई नहीं, थोड़ी सी जगह बच जाए तो खैर है, ये ना बाद में बचे ना। जी प्लांट कितने का आएगा? अब ये कैसे लिखूं? थाउजेंड्स में, मिलियंस में, रुपीज़ में? देख लीजिएगा, गेम सीरियस हो जानी, फिगर्स बढ़ी हैं। फाइनल डिसीजन क्या आप थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर देंगे? मौला गवाह रही, मौला ये मान रहे हैं। नहीं मतलब मैं जी कितना लिखूं सर? कितना लिखूं? 3500। डन सर। देन क्या करूं? देखें, ठीक है, गुड सीन।
क्या 5 साल पहले अगर कॉलम बनाए आपने बनवाए मुझे, तब ओवरहॉलिंग कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू एप्लीकेबल होगी? अभी कर लें या बाद में कर लेंगे? एज यू लाइक, हुक्म, बिस्मिल्लाह। ओवरहॉलिंग कॉस्ट फाइनल डिसीजन लें, कब लिखूं, कितना लिखूं? कब होगी ओवरहॉलिंग? ईयर 2 के एंड पे लिखूंगा या ईयर 3 पे लिखूंगा? ईयर 3 के स्टार्ट पे लिख दूं? एक ही बात है, मैं स्टार्ट में मैं लिख ही नहीं सकता। किसी को पता है ईयर 3 का स्टार्ट कहाँ पे है? 2 के एंड पे ही है, तो वैसे भी ईयर 2 के एंड पे लिखा हुआ। 13 लाख लिख दूं? क्या 13 लाख आज के मुताबिक है? कितना लिखूं? इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करनी है, कितने सालों की? पर सबको पता है सर, इन्फ्लेशन किस साल से है? पिछले साल से है। प्राइसेस पहले साल की हैं? नहीं, प्राइसेस आज की हैं। बार बार करंट पे ध्यान रखना है आपने जी। अब एक वर्किंग दिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए अगर नेक्स्ट लाइन में ओवरहॉलिंग कॉस्ट अगर अलहदा लिख दूँ तो मेरी परेशानी वाली बात तो नहीं कोई? ये लिखवाएं, कैसे लिखूँ? 1300 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 1461 पॉजिटिव नेगेटिव आउटफ्लो होगा ना यार जी। रेजिडुअल वैल्यू भी ख़त्म करवा दें। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। लेकिन क्या करंट तो नहीं है? करंट है सर। कितने साल बाद ये पैसे मिलने हैं? क्या करूं? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.0। ये ज़रा इन्फ्लेशन रेट ज़रा सेंटेंस पढ़ें, कितने परसेंट है? किस चीज़ पे? हाँ जी, पर एनम है। ठीक है, ठीक। तो 1.06 पॉजिटिव। यार ये तो नेगेटिव होता है, कंपाउंडिंग हो रही यार। सॉरी यार, क्या हो गया? आंसर बताएं। 669 पे राउंड ऑफ कर दूं यार? अच्छा, डेफिनेटली अब नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। मैंने ज़रा जहाँ वर्किंग करनी थी वहाँ लिख दी है। आप एक रेजिडुअल वैल्यू की हेडिंग चाहे दोबारा लिख लें, लेकिन ये ज़रा वर्किंग लिख लें ज़रा। और प्लीज़ काइंडली, अगर सॉरी मैंने ईयर 4 में लिख दिया, सॉरी। 669 500 into 1.06 पॉजिटिव 5। ये रेजिडुअल वैल्यू लिखवाई है आप लोगों ने या गेन लिखवाया है? जी सर, हुक्म। ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट है, कहाँ लिखूं? नीचे। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या खर्चा है? क्या वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स में आना चाहिए है? तो टैक्स की वर्किंग से पहले लिखूं या बाद में लिखूं? ये जो चीज़ें लिखी ये क्या है? ये भी तो खर्चा है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट डेबिट हो रहा है और वो रेजिडुअल वैल्यू का कैश डेबिट हो रहा है। ये एसेट है। अब क्या लिखने लगे हम? एक्सपेंसेस हैं जी। क्या लिखूं? लिख दूं ऊपर जी, प्लांट ऑपरेशनल कॉस्ट। जी कैसे करूं? 90 पर मंथ लग रहा है यार। ज़रा 12 मल्टीप्लाइड बाय यार 12 के बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी मेरा ख्याल है। क्या ये भी करंट प्राइसेस हैं? ये करंट प्राइसेस हैं। कहाँ लिखा है?
ये पूरे टेबल के ऊपर लिखा हुआ है इन द करंट प्राइसेस आर एज फॉलोज। ये सारी फिगर्स कहाँ लिखा है करंट प्राइसेस? प्लीज वो तो ऊपर है यार, लेकिन टेबल के ऊपर है यार। फॉलोइंग टू प्रपोजल्स एट करंट प्राइसेस हैव बीन फॉरवर्डेड फॉर इवैल्यूएशन। जी मल्टीप्लाइड बाय 1.06। अब बस एक दफ़ा ही होगा, वो क्यों यार? ईयर 1 की फिगर निकाल रहे हैं। आंसर 1145। ईयर 2 से 5 तक पहुँचे हम। ये ईजी है। क्या यहीं से आगे जा सकते हैं? 1 to 13, 1 to 86, 1445। पॉजिटिव नेगेटिव? वजह? खर्चे यार। कैश क्रेडिट। पूरी एंट्री बताएं कैश क्रेडिट की। एक्सपेंस डेबिट भी है, एक्सपेंस डेबिट भी है, लेकिन हम यहाँ इस वक्त पेमेंट के एंगल से लिख रहे हैं जी। और सर मेंटेनेंस कॉस्ट कहाँ लिखूं? नहीं, अब टैक्स से पहले या बाद में? मेंटेनेंस कॉस्ट की एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम दी हुई है, कितनी है? 13,80,000 पर एनम है। करंट प्राइसेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय 14। कंप्लीट करें जी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। सबसे एक सेटिस्फाइंग चीज़ है कि अब राउंड ऑफ कर रहे हैं, करना पड़े। जज़ाकल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंट्रो का बच्चा पूछे तो समझा देंगे उसे? नहीं, उसे ना समझाइएगा, रहने उसको। आप सिर्फ उसको इतना कि समझाइएगा कि भाईजान गेम सीरियस है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। उस वक्त मानेगा नहीं वो, हम भी नहीं माने थे, लेकिन शायद बड़ों का फ़र्ज़ होता है, शायद कोई एक तो हो। उम्मीद शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हो, वो कह ना सके कल। शायद समझाना हमारा फ़र्ज़ है, वरना इंसान मानता अपने एक्सपीरियंस से सही है। एक दफ़ा एग्ज़ाम हॉल का चक्कर ना लगे, बात सही समझ आती नहीं है। सर आगे बढ़े सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो चक्कर लग गए हैं सर। एक छोड़ें, कई लग गए हैं अब तो। नहीं सर, अल्लाह मालिक सर, हर कोई मसला नहीं, वो तो खैर बैठे बैठे सही हो जाता है। वो तो जिस जगह एडमिशन आप लेने गए होंगे उन्होंने मिनट में करवा दिया होना। 12 महीने में 13 पर जानते यार। जी सर आगे बढ़े सर, ना इस तरह की बातें ना सोचा करें यार, अब तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। नहीं भाई अपना सर, भाई अब कोई नहीं, इसको कर लेते हैं सेट। है? नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, या पता नहीं चलता, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। यहाँ जो आगे निकल गया ना, उसे ज़्यादा डरना चाहिए। कोई पता नहीं चलता, कोई पीछे से कहाँ निकल जाए और इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाए। तो यहाँ ये गेम और है। तो जब भी कभी पास होने तो दूसरे की तरफ देखे, फिरौनी इतना है, कोई पता नहीं 6 महीने बाद गेम कहाँ पहुँच जाए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इंसान वापस आ जाता है, ज़रा दूर नहीं जाता, रब याद आ ही जाता है। चलें सर, ख्वाहिशात छोड़ें, 20 मिनट है हमें, आगे बढ़े सर। मेन काम आपने करवाया नहीं, अगर आप ठंडे दिल से सोचें, ज़रा देखें ज़रा। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन एक और चीज़ भी है।
ढूंढने को और खर्चा है? हाँ जी, बनाने का खर्चा छोड़ा ही हुआ है, प्लांट भी लगा लिए है, उसको ऑपरेट कर लिए है, मेंटेनेंस भी करा ली है। क्या उस प्लांट से कुछ होना है? क्या करना है उसने? सेल वर्ड गलत हो गया है, यहीं फंस जाना है। रॉ मटेरियल बनना है, रॉ मटेरियल बना के बेचना है, बेचना है, रॉ मटेरियल बना के फिर आगे इस्तेमाल करना है। ये PQR की सारी बहस है या GH की तरह ढूंढे? सारी बहस PQR बनाने की है। तो क्या PQR को बनाने का भी कोई खर्चा है? बताएं पहले साल कितने PQR बनाएंगे? नहीं, ये वर्ड, मेरा सवाल दोबारा रिपीट करूंगा, सोचें जरा। पहले साल PQR क्या 7500 बनाएंगे? ये आज है, एग्जिस्टिंग है। तो पहले साल में क्या इंक्रीज आएगा? नहीं, अब इन्फ्लेशन ये नहीं है, मेरा ख्याल है वॉल्यूम इंक्रीज है। ये पहले साल के 7500 हैं या आज के हैं? और 6% इजाफा है, 5% सॉरी इजाफा है। तो पहले साल कितने चाहिए GH? तो हमने GH का सोचना है। अब पहला पैराग्राफ जाए, पहला पैराग्राफ, हाँ जी, पहला पैराग्राफ। जितने GH हैं उतने ही आप PQR भी चाहिए होंगे, क्योंकि एक यूनिट से, एक रॉ मटेरियल के यूनिट से एक ही फिनिश गुड्स का बन रहा है। फर्ज करें अगर वो कहता है 2 से बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके रॉ मटेरियल निकालते हैं, आधे से बन रहा है, डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज 7500? एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं इंटू 1.05 करके पहले साल की फिनिश गुड्स की डिमांड आएगी, और उतने ही रॉ मटेरियल के यूनिट्स भी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हो जानी है, ऊपर ढूंढें क्या प्लांट की इतनी कैपेसिटी भी है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट की कैपेसिटी 10,000 है। तो पहले साल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगले सालों में ज़रा एहतियात रखनी पड़ जानी है। तो वेरिएबल कॉस्ट की एक वर्किंग ज़रा काइंडली अब फाइनली मुझे करवाएं ज़रा, कैसे कैसे कैसे? 7500 इंटू 1.05 करके क्या आया? क्या आया? क्या आया? फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल की डिमांड की रिक्वायरमेंट आ गई। और नीचे ढूंढने ज़रा, एक यूनिट को बनाने का खर्चा 400, लेकिन कहीं आज के मुताबिक तो नहीं है। तो हम आज की वर्किंग करें या पहले साल की? मल्टीप्लाइड बाय 1.06। आंसर एक बताएं। 339 समझ आ जाएगा। मैं 1 मिनट 2 मिनट रुकना चाह रहा हूँ, आप ईयर 5 तक पहुँचे ज़रा, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा ज़रा। जिधर मर्जी जाए सर, CA ने रब की तरफ वापस ले ही आना है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुबीन ज़रा वीडियोस मेरे मोबाइल में रख दो ज़रा, वो जो वीडियो सुबह दिखा रहे थे मुझे, सेव किए कहीं? नहीं, कैसे एक्सेस करूँगा मुझे ज़रा बता देना, वापस करूँगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ कोई एक फिगर आप भी बताएंगे ज़रा, ईयर 2 की फॉर एग्जांपल। कर लें सही लग रहे हैं। ये फुरकान लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ है इसके, उसमें ज़रा फर्स्ट टेस्ट दिखाना। हाँ, ये टाइम वैली मनी वाला अभी दिखाइए ज़रा एक में। ये तो मुझे लगता है टेस्ट के लिए तैयार हो गए। नहीं बेटा, 3539 सही फिगर नहीं लग रही मुझे। यस मिनट, एक मिनट करें आप आखिरी बताएं क्या आइए। 512
चले एक ईयर 2 की वर्किंग भी बताएं। हाँ जी वो भी देखना था, ठीक है। 7500 इंटू 1.05 पॉजिटिव 2। अच्छा ये क्वेश्चन, ये वाला क्या मल्टीप्लाई, ये जो पहले साल का आंसर आया ये फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1.05 और 1.06 हो सकता है, सवाए नहीं 1.05 भी हो सकता है। सिर्फ यूनिट्स को देख लें, और मेरा ख्याल है यूनिट्स 10,000 से आगे नहीं जा रहे, ये हो सकता है जी। ये 1.05 इंटू 1.06 हो जाएगा। सिर्फ ये याद रख लें, एक दफ़ा ज़रा 7500 लिख के एक एक साल को ज़रा देख लें कहीं वो 10,000 की रेंज से बाई तो नहीं जा रहा। मेरा ख्याल 9,000 तक जा रहा है, नहीं जा रहा मेरा, नहीं लिखे ज़रा 7500, नहीं लड़ना नहीं पाया। 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 तो मेरा ख्याल है ये 9,000 समथिंग ही जा रहा है। नहीं मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको आउटसोर्स करने की अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये रेंज में आ रहा है। इट मीन सिंपली अब 1.05 और 1.06 करके वर्किंग कर सकते हैं। एक दफ़ा चेक कर लिया प्लीज़ आपने, मेरे सामने दोबारा चेक करें। 7500 इंटू 1.1 किया तो पहले साल के यूनिट्स आ गए 7800 समथिंग। एक और दफ़ा करें, दूसरे साल के आ गए, तीसरे साल के निकालें, चौथे के निकालें, पाँचवें के निकालें, 9,000 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब 10,000 वाला मसला नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर शॉर्टफॉल हुआ तो हमें बाहर से ख़रीदना होगा। तो देयरफॉर वी कैन स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 1.06। हाँ डेफिनेटली 2 दफ़ा कंपाउंड भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, एज यू फील कंफर्टेबल। जी जिशान साहब ठीक कह रहे हैं, नहीं हाँ ठीक है, वो जो आप यूनिट्स बता रहे हैं ठीक है जी, बड़ा ठीक कर लीजिएगा ज़रा फिगर। 3716 4136 4604 5124 कंप्लीट करें जी। ब्रैकेट क्यों लगाई जा रहा हूँ यार, इनफ्लो कोई भी नहीं। इस वक्त शायद कोई नहीं आएगा, ये आउटफ्लोज की बहस होनी है। रॉ मटेरियल जो हम बना रहे हैं वो नहीं बेचना, जो बेचना है उसकी सेल प्राइस ही नहीं है ढूंढना। तो ये डिसीजन ये हो रहा है कि कौन से प्लांट से रॉ मटेरियल बनाए। तो यहाँ शायद हम क्या देखेंगे, सही वर्ड आ गए, हम ये देखेंगे जिस प्रपोजल में खर्चा कम है वगैरह है। अभी आगे करते हैं बात जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन जी? अब दोबारा सवाल देखें, बताएं टैक्स के अलावा कुछ रह तो नहीं गया प्रपोजल 1 में? नहीं अभी डेप्रिसिएशन तो यहाँ नहीं ना है, यकीनन अगर टैक्स रह गया तो टैक्स की डेप्रिसिएशन वहाँ आएगी। क्या यहाँ टैक्स के अलावा तो नहीं कुछ रह गया? अगर नहीं रह गया तो क्या निकाल लिया आपने? अकाउंटिंग कैश फ्लोज निकालेंगे। जी सॉरी, 1 मिनट लिख लें, अब मैं देखता हूँ। जी क्या फिगर्स हैं जी? 5947 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव है सर। 6480 7066 7709 8416।
डन सर जी, कहाँ पहुँच गए? वर्किंग 1 सर, ये आ गई फिगर्स? एनीबॉडी राइटिंग? जी कोई साहब लिख तो नहीं रहे? वर्किंग 1 सर, टैक्स का स्टार्ट लें, लिख लें दोबारा। ये फर्स्ट ईयर की फिगर है 59476480 7066 सॉरी 7709 8416 जी। टैक्स डेप्रिसिएशन, क्या नेगेटिव फिगर पे टैक्स होता है? अभी ये छोड़ दें, अभी तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स होने दें, अभी तो हम दूर हैं, मे बी फिर देखते हैं। अभी ये फाइनल फिगर नहीं है, क्या फिलहाल ये नेगेटिव है? तो आने दें, जिस फिगर पे आना है पहले आने दें, फिर इंशाल्लाह सोच लेते हैं जी। टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं, पहले ढूंढ ले जरा डेप्रिसिएशन का डाटा। मेथड कौन सा है, कहाँ लिखा है? लिखा हुआ है तो बड़ा अरसा ही हो गया, रिड्यूसिंग चल रहा था, आज स्ट्रेट लाइन मेथड आ ही गया है और मज़ा आप आना। क्या आप जिंदगी में कभी अपने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किए हैं? वाकई जी, लिखना छोड़ें, डेप्रिसिएशन की वर्किंग हो रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन इज सेम, ढूंढें, तो बहस खत्म होगी। क्या फॉलो द सवाल या फॉलो द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? इफ द क्वेश्चन सेज समथिंग रिगार्डिंग टैक्स देन फॉलो द क्वेश्चन। अकाउंटिंग ही हम निकाल रहे हैं, वही टैक्स भी है। सर सब कुछ लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे सर? यही तो मैंने कहा था, अभी मज़ा आएगा, तो क्यों नहीं लेंगे? ईयर 1 की डेप्रिसिएशन सॉल्व करवाएं। यार मैंने तो कहा था कैलकुलेटर पे कर लें। नहीं सर, वो रिड्यूसिंग में था, आज गेम अब रेट कोई नहीं है, मैं लाइफ दी हुई। सर स्ट्रेट लाइन मेथड, सर स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला सर जी। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन हो रही है, कॉस्ट बताएं। 3500 रेजिडुअल वैल्यू यार, और सार 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू है। दूसरे साल के एंड पे ओवर हॉलिंग होगी तो बहस बदलेगी। दूसरे साल, तीसरे साल, मैं किस साल में डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ? डिवाइडेड बाय 3 चलेगा? अप्रॉक्सीमेटली ना लिखें, ज़्यादा बेहतर है। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं, सेम ही होगी। रीज़न 500। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होती है? पक्की बात है। ईयर 3 की वर्किंग करवाएं। अब क्या हुआ, सही बोल लेंगे तो बात खत्म है। अगर चेंज इन एस्टीमेट हो तो क्या करते हैं? WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर सही वर्ड बोल लेंगे तो इंशाल्लाह मसला भी हो जाएगा। और यार स्ट्रेट लाइन मेथड है WDV। यस सर, एस्टीमेट चेंज हो गया यार, कमाल हो गया यार, सॉरी यार।
जी सर WDV बनाए। अच्छा एक चीज़ ज़रा ढूंढे, वो ढूंढे डबल एल वाला सवाल, डबल एल में डेप्रिसिएशन की वर्किंग ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ढूंढे। नहीं रिड्यूसिंग ओके, लेकिन वहाँ भी ओवरहॉलिंग थी। चौथे साल में क्या किया था, WDV निकाली और फिर उसमें ओवरऑलिंग कॉस्ट ऐड की और रेट लगा दिया अब क्या करूं, पहले क्या करूं WDV निकलवाएं 1167 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके WDV तो आ जाएगी, जो आएगी इंशाल्लाह। आ गई नहीं अब आगे चलें, आगे क्या करूं, प्लस अब गेम ऑन हो गई 1300 ओवरहोलिंग कॉस्ट 1300 थाउजेंड्स में 13 लाख। सर फिगर तो देखे ना यार, 1300 या मेरे भाई 1461। ये किस दिन खड़ा वर्किंग कर रहा हूँ सही, ईयर 3 का एंड, ईयर 3 की निकाल रहा हूँ, ईयर 2 की WDV निकाली, ईयर 2 के एंड पे ओवरऑलिंग कॉस्ट मैंने ऐड की। ये आज खड़ा होकर वर्किंग नहीं कर रहा, यहाँ से जो भी आएगा वो एसेट की रिवाइज्ड फिगर आ जाएगी, WDV प्लस कॉस्ट होके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठहर जाए मेरा भाई, क्या अब कोई रेजिडुअल वैल्यू भी एप्लीकेबल है, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड हो रहा है, क्या रेजिडुअल वैल्यू भी बहस में है, रेजिडुअल वैल्यू बताएं क्या है। डिवाइडेड बाय बताएं क्या है, रेजिडुअल वैल्यू अभी रहती है, आप बताएं, बता नहीं रहे, रेजिडुअल वैल्यू अभी रहती है और रेजिडुअल वैल्यू पे ही लंबी बहस हो जानी है, तो इसको यहीं छोड़ दें, ये डेफिनेटली कंप्लीट नहीं हुआ आपसे, अब कल ऑफ है, तो एक छोटा सा अगर काम कर सकें, प्रपोजल टू टैक्स से पहले अगर कंप्लीट कर लें, टैक्स मेरे लिए दोनों में टैक्स प्रॉब्लम है, अगर प्रपोजल टू भी यहाँ तक जो मैंने करवाया अदर देन टैक्स कंप्लीट हो सकता है शायद, तो बाकी इंशाल्लाह हमारी मेन बहस ये टैक्स और उसके ट्रीटमेंट्स पे है, तो ये इंशाल्लाह पे सैटरडे को करेंगे। लेकिन एक अगर सेट वो दिखाया नहीं टेस्ट, या सैटरडे को अगर कोई टेस्ट रख लें या मंडे को दे दो, मंडे भी इंशाल्लाह आ जाना अगर ज़िंदगी रही, तो सोच लें ट्यूसडे रख लेते। चले मंडे को रख लें, लेकिन फिर ना कर ट्यूसडे को, खुदा का नाम है ट्यूसडे को सर, फिर सैटरडे ही ठीक है सर, कहानी मंगाओ सर। एक मिनट है नंबर, नहीं वो तो आज था, अब आपने दिए नहीं। हाँ मेरा एक हल्का फुल्का टेस्ट हो जाना चाहिए, मेरा हाल काफ़ी हो गया सवाल यार, देख लें सैटरडे या मंडे जो भी आपका दिल करता है, लेकिन बहरहाल इस तरह करें, आज फिर क्वेश्चन ज़रा नोट करें, ये जो आपने जैद में सवाल पूछा है वो ज़रा थोड़ा सा और फाइनल करें। बे बैक 2-3 सवालों के नाम लिखें ज़रा, बे बैक मासूम सवाल ज़रूर है, लेकिन ज़रा 1 मिनट उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। लिखें बे बैक के बाद क्लाउडी। अच्छा ये सब सारे सवाल आपने इस एंगल से ज़रूर देखने हैं कि इन्फ्लेशन कब से ली है, बे बैक, क्लाउडी, लाटी में एक मसला एक जगह है, और कल कौन सा किया, अयान में इतना मसला नहीं है, फिर दोबारा जैद देखिएगा, नहीं जैद को दोबारा इन्फ्लेशन के एंगल से देखना है, कि इन तीनों को इस एंगल से देखना है कि बल्कि एक डायमंड अच्छा है, एक डायमंड भी है, हाँ सिर्फ किस एंगल से कि 21 साल से इन्फ्लेशन ले रहे हैं और किसी सवाल में किसी तरह ले रहे हैं, किसी में किसी तरह, अगर ये महसूस हो तो सही तरह देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या वजह है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज़। तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी जी प्लीज़, सैटरडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। प्रपोजल टू
कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।